किरण, ये आज का अखबार देखा तुमने? मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। ये जानते हुए भी तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। किरण, मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन तुम ये मत भूलो कि जिस आग में तुम जल रही हो उसी आग में मैं भी जल रहा हूँ। ये कैसी आग है तुम्हारे सीने में जिसमें आज तक ना कोई चिंगारी पैदा हुई है, ना कोई शोला भड़का? किरण, अगर मैं चाहूँ तो एक पल के अंदर अपने सीने में दबी हुई आग को ज्वालामुखी में बदल सकता हूँ, लेकिन मेरा फर्ज कब तक अपने फर्ज की दुहाई देते रहोगे? अगर तुम इस 2 टके की नौकरी के बेजान असूलों को अपना फर्ज समझते हो तो क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं कि जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, उसके कातिल को अपने हाथों से सजा दो? किरण, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, कानून उन डाकुओं को उनके किए की सजा जरूर देगा। कानून, मेरे कान पक गए हैं ये लफ्ज़ सुनते सुनते। क्या तुम्हारा कानून मेरी बाबूजी की जिंदगी वापस दे सकता है? क्या तुम्हारा कानून मेरी मासूम बहन की अरमानों भरी डोली जो पलक झपकते ही अर्थी में बदल गई मुझे लौटा सकता है? क्या तुम्हारा कानून मेरे सर पर पड़ी यतीमी की चादर हटाकर हम तक आंचल फैला सकता है? नहीं, कभी नहीं। उन दरिंदों ने मुझे अनाथ बना दिया। अब मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे ये सोचना भी नहीं चाहिए। हालांकि वक्त ने मेरे आंचल से सारे रंग छीनकर उस पर सफेदी पोत दी है, फिर भी ममता का रंग अभी तक बाकी है। मैं तुझे अपने ममता के साये में समेट लूंगी। तुझे कभी भी महसूस नहीं होने दूंगी कि तू इस दुनिया में अकेली है बेटी। हाँ जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय, बहनों और भाइयों, आज कानून का सर गर्व से ऊंचा हो गया क्योंकि कानून ने उन लोगों को सम्मान दिया है जो कानून के साथ हमेशा खिलौना समझ करके खेला करते थे। एक पुरानी कहावत है कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को भी वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पुलिस के महकमे के साथ साथ आप लोग भी इनसे सहानुभूति का बर्ताव करें ताकि ये देश के अच्छे नागरिक बन सके। अब मैं ठाकुर भूप सिंह जी और उनके साथियों से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने हथियारों सहित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में आत्मसमर्पण करें। पधारिए ठाकुर। ऐसा करने से दूसरे डाकुओं का भी हौसला बढ़ेगा और बहुत जल्दी वो शुभ दिन आ जाएगा कि सारे डाकू अपने सर से पाप की गठरियां उतार करके फेंक देंगे और रामराज की तरह हमारे देश में शांति ही शांति हो जाएगी। चले नहीं, जेब काट रहा हूँ। अरे ये तो मेरा मतलब। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ मेरा यार, ये आपकी जेब के ऊपर था, नीचे गिर जाता कोई उठा लेता, इसलिए निकाल कर आपको दे रहा था। निकाल कर दे रहा था। साले पुलिस वाले की चोरी करते हैं? नहीं, चलो ले चलो। अरे क्या कर रहे हो यार, आज कितना शुभ दिन है, काय को मेरी मुसीबत करते हो? क्या अच्छा मौसम है? नहीं चलो, अरे सुनो, प्रदेश के राज्यपाल श्री ब्रजभूषण मिश्र से प्रार्थना करूंगा कि वो ठाकुर भूप सिंह जी और उनके साथियों को हार पहनाए। एक हार तो आपके गले में भी पड़ना चाहिए देशबंधु जी, क्योंकि आपकी मेहनत और लगन से ही डाकुओं का ये आत्मसमर्पण हुआ है। ये सब तो मेरा कर्तव्य था। आइए फोटो हो जाए। आइए आप जरा गवर्नर साहब को पढ़ो। क्या कर रही हो? मैं उस हत्यारे को छोड़ूंगी नहीं। मेरी बंदूक की हर गोली पर भूप सिंह का नाम लिखा है। तुम्हारी एक गोली चलने पे हजारों गोलियां चल रही। उसकी कोई परवाह नहीं। मैं उस हत्यारे को कभी नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो इसे, छोड़ो मैं कहता हूँ। आई एम सॉरी बेटी, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है।
तुम जानती हो तुम्हारी इस गलती पे तुम गिरफ्तार भी की जा सकती हो। अरे बड़े ठाकुर, भूप सिंह जी देश के गृह मंत्री जी के साथ बैठे हुए हैं। जी आपने तो कमाल कर दिया। अजी कमाल अभी कहाँ किया, ये देखिए ना कमाल तो आज जी पुलिस के साथ भूप सिंह जी। जय भवानी जय भवानी। अजी असली जलवा तो अब देखिए, भूप सिंह जी गवर्नर जी के साथ। अरे वाह, हमारा भूप सिंह तो गवर्नर साहब के गले में हाथ डाले खड़ा है। ऐसा नहीं है ठाकुर साहब, भूप सिंह जी ने गले में हाथ नहीं डाला, बल्कि गवर्नर साहब ने भूप सिंह जी के गले में हाथ डाला है। अरे वाह देश बंधु जी, आपने तो सचमुच चमत्कार कर दिखाया। जी इतना न करता तो देश बुरा मान जाता। अच्छा ये बताइए, हमारे भूप सिंह और बाकी साथियों को किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं ना? आप तकलीफ की बातें कर रहे हैं, बल्कि ये पूछिए कि संसार का कौन सा सुख उन्हें वहाँ प्राप्त नहीं है। भूप सिंह जी और उनके साथी सरकारी दामाद बन गए हैं। क्या मतलब? उन्हें एक क्लास मिला है। सचमुच? हाँ, भूप सिंह जी का दिल बहलाने के लिए जेलर साहब से कह करके मैंने उनके कमरे में कलर टीवी भी रखवा दिया है। अरे वाह देश बंधु। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। कमाल हो गया। इसमें हंसने की क्या बात है? सुन रहे हो? भाई वाह, ये फिल्मी डाकू तो कमाल का निकला। जियो। ये यार अबे सामने, अबे आओ मुच्छर, अबे सामने से हट, हमें भी देखने देना। मेरे बाप ने भी कभी टीवी देखा है? क्यों, तेरे बाप ने कभी देखा था? अबे इसका बाप होता तभी देखता ना। क्या कहा हरामजादे? छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, ये क्या कर रहे हैं? आप अहिंसावादी हैं, आपका तो हृदय परिवर्तन हो चुका है। गाली दे रहा था मुझे। क्यों रे, तूने इन्हें गाली क्यों दी? अजी कमाल है जेलर साहब, अजी हमारे साथ ये सौतेलेपन का बर्ताव क्यों? अजी इनकी अयाशी के लिए तो वो सामने कलर टीवी लगा हुआ है, और सोने के लिए ये नरम नरम गद्दे हैं, और खाने के लिए ताजे ताजे फल हैं, और ठंडी हवा के लिए ये पंखे लगे हुए हैं, और हमारे लिए ये सब क्यों नहीं है जी? ठीक है हम चोरू चक्के ही सही, मगर ये भी कौन से महात्मा है? डाकू है ये भी। मान्यवर, ये अब डाकू नहीं रहे, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए एक क्लास मिला है इन्हें। तो ठीक है, हम भी आत्मसमर्पण कर देंगे। अजी छोड़ देंगे जेब कतरी का धंधा, और आज ही सरकार के हवाले अपनी कैंची और ब्लेड रख देंगे, तब तो मिलेगा 1 लाख। शट अप! ठाकुर साहब, आप बेफिक्र रहिए, आपके लिए स्पेशल बैरक बनकर तैयार है, सिर्फ एयर कंडीशन लगना बाकी है। मैं कुछ ही दिन में आपको वहां शिफ्ट कर दूंगा। जी। बंधु, मुजरे का क्या हुआ भाई? वो भी इंतजाम हो जाएगा, आइए मैं, आइए। शंकर, ये तो कोई नेता लग रहा है। अबे नेता क्या, भड़गूंजा लगता है साला शक्ल से। मगर ये खुसर फुसर क्या कर रहा है? ठाकुर, आपके 12 मुकदमों के जितने भी चश्मदीद गवाह थे, उन्हें शाम दाम दंड भेद हर नीति से तोड़ लिया है। अब रह गया है कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह के कत्ल का चश्मदीद गवाह बिहारी, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। मैं इस मुकदमे का चश्मदीद गवाह हूँ। उस दिन सारे गांव के सामने उस नीच डाकू के पांव पकड़कर मैंने कर्नल साहब की जान की भीख मांगी थी, पर उसने मुझे ठोकर मार दी। बेटा, मैं ब्राह्मण हूँ, गीता की कसम खाकर झूठ नहीं बोलूंगा। भूप सिंह के खिलाफ अदालत में गवाही जरूर दूंगा। काका, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ बेटा, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। 25 तारीख को दिन के 11 बजे के करीब तुम कहाँ थे? अपने गांव में सरकार। उस दिन कोई खास वाकया पेश हुआ था तुम्हारे गांव में? जी हाँ सरकार, एक दरोगा साहब 8-10 सिपाहियों को लेकर हमारे गांव में आए और सारे गांव वालों की बंदूकों के लाइसेंस देखने लगे। तभी हमारे गांव के जाने माने चौधरी कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह भी अपनी 2 बंदूकें लेकर आए। दरोगा साहब ने लाइसेंस देखते देखते अचानक अपनी बंदूक उनके सीने पे तान दी
और हुजूर उन्हें इस बुरी तरह से पीटा जो बयान से बाहर है, और उन्हें गोली मार दी। तुम दरोगा जी को पहचान सकते हो? ऐसे आदमी को तो 7 जन्म में भी नहीं बुलाया जा सकता हुजूर। तो फिर बताओ, ये सामने कटहरे में खड़ा हुआ आदमी ही कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह का कातिल है या नहीं? मुखिया जी, अब तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों में वो दम नहीं रहा कि बेटे की मौत के बाद पोते का झटका सह सके। क्या मतलब है भाई? कल अगर कचहरी में तुमने भूप सिंह के खिलाफ गवाही दी तो अपने पोते की जान से भी हाथ धो बैठोगे, समझे? नहीं हुजूर, ये वो आदमी नहीं है। ये वही आदमी है जो दरोगा की वर्दी पहनकर तुम्हारे गांव में आया था। गौर से देखो इसे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सरकारी वकील गवाह बिहारी लाल पर नाजायज दबाव डाल रहे हैं। योर ऑनर, बिहारी लाल और उससे पहले जितने भी गवाह सरकारी वकील ने पेश किए, उनके बयानात से यह साबित हो चुका है कि मेरा मौक्कल वो आदमी नहीं जिसने कर्नल महेंद्र प्रताप सिंह का खून किया है। योर ऑनर, इस अदालत को याद होगा कि मेरे मौक्कल को पिछले 12 मुकदमों में बाइज्जत बरी कर दिया गया था। लिहाजा मैं इस अदालत से दरखास्त करूंगा कि मेरे मौक्कल को इस मुकदमे से भी बाइज्जत बरी कर दिया जाए। योर ऑनर, 12 मुकदमों में बरी हो जाने का मतलब ये तो नहीं कि मुलजिम 13वें मुकदमे में भी बेगुनाह होगा। इसके अलावा इस मुकदमे की सबसे अहम गवाह श्रीमती शांति देवी की गवाही अभी बाकी है। कौन है आप? क्या चाहिए? चाची, ये सब समाज सेवक हैं, नवलगढ़ से आए हैं, भूप सिंह के गांव से। भूप सिंह के गांव से? क्यों? उसने कोई कसर छोड़ी थी जो तुम पूरी करने आए हो? नहीं ठकुराइन, हम लोग भूप सिंह की तरफ से माफी मांगने आए हैं। माफी अदालत से जाकर मांगो। अदालत ने तो उससे बाकी सब मुकदमों में छोड़ दिया है, बस सिर्फ आपके पति का मुकदमा ही बाकी है। हम लोग तो आपके पास इसलिए आए हैं कि आप उसके खिलाफ अदालत में गवाही मत दीजिए। जो कुछ हुआ चाची उसे भूल जाइए। मैं उस हत्यारे को कभी माफ नहीं कर सकती। उसने मेरे पति को इतनी बेदर्दी से मारा है। उस वक्त तुम लोग कहाँ थे? अरे चाची, उसका तो दिल बदल गया है और उसने सब लोगों से अपने गुनाहों की माफी भी मांग ली है। उसने तो इतने पाप किए हैं कि उसे तो भगवान भी माफ नहीं कर सकते। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। मैं अदालत में उसके खिलाफ गवाही जरूर दूंगी। चाची, शायद तुम नहीं जानती, उसके कई साथी अब भी बाहर हैं। अगर किसी ने उसके खिलाफ गवाही दी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो तुम लोग मुझे धमकाने आए हो? नहीं चाची, सिर्फ चेतावनी देने आए हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो लोग आपकी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाए। मेरा बेटा अपनी रक्षा करना अच्छी तरह जानता है। सो तो तुम्हारा पति भी अपनी रक्षा करना जानता था, उसका अंजाम क्या हुआ? भूप सिंह के साथियों को यह मालूम है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें देखते हैं रोज गांव में किस रास्ते से आता है, और उस रास्ते पर पुलिस का नहीं डाकुओं का राज है। सोच लो ठकुराइन, कहीं ऐसा न हो पहले तुम्हारी मांग सुनी हुई थी, अब तुम्हारी गोद भी सुनी ना हो जाए। चलो। मां, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग तुम्हारे बेटे से डरते हैं, इसलिए मेरे गैर हाजिर में आए। अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे सामने आते ना। मां, तुम गवाही दोगी और जरूर दोगी। नहीं बेटा, नहीं, मैं गवाही नहीं दूंगी। मां, मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब और कुछ खोना नहीं चाहती। मां, तुम क्या समझते हो लोग मुझे मार डालेंगे? नहीं, नहीं। अरे मां, मुझसे तो डर के भूप सिंह ने सरेंडर किया है। अगर ये सरेंडर 10 दिन और नहीं होता तो भूप सिंह मेरी गोलियों से छलनी छलनी होकर मरता और उसकी लाश तुम्हारे कदमों में होती। नहीं बेटा, नहीं, मुझे डर लग रहा है। तुम्हारे डरने से भूप सिंह अदालत से छूट जाएगा मां, फिर न जाने कितने बेटों की हत्या करेगा वो। उनके माओं के दिलों पे क्या गुजरेगी। तुम तो जानती हो मां, डाकुओं की बंदूक से निकली हुई हर गोली किसी न किसी मां के सीने पे लगती है, और फिर पिताजी की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब भूप सिंह को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा, और भूप सिंह को फांसी तब होगी जब तुम अदालत में खड़े होकर भूप सिंह के खिलाफ गवाही दोगे। यही वो हत्यारा है
जिसने मेरे पति की हत्या की है ये इंसान नहीं, इंसान के भेष में दरिंदा है। इसने बड़ी बेदर्दी से मेरा सुहाग उजाड़ा है, मेरी मांग के सिंदूर को पोंछा है। अगर इसे सजा न दी गई तो न जाने मुझ जैसी कितनी औरतें बेवा हो जाएगी, न जाने कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे। परसों से मेरा बेटा जिस कानून की रखवाली करता आया है उसे कानून के आगे मैं झोली बनाकर भीख मांगती हूँ। तेरे पति के हत्यारे को माफ न किया जाए, इसे मौत की सजा दी जाए, इसे फांसी पर लटका दिया जाए, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिया योर ऑनर, सरकारी वकील जिस गवाह की गवाही को इस मुकदमे में इतनी अहमियत दे रहे हैं, शायद उन्हें नहीं मालूम कि इस गवाह की ज़हनी हालत ठीक नहीं। ये रही उसकी मेडिकल रिपोर्ट। गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस मुलजिम भूप सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। इसलिए अदालत मुलजिम भूप सिंह को इस आखिरी मुकदमे में भी बाइज्जत बरी करती है। मां भवानी की, मां भवानी की, मां भवानी की। मां, तुम्हारी छत्र छाया में हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। सैकड़ों खून करने के बावजूद हमारा भूप सिंह अदालत से बाइज्जत बरी हो गया है। बड़े ठाकुर, इस कामयाबी की खुशी में एक जश्न हो जाना चाहिए। दुश्मन की छाती पर मूंग दलने से बड़ा और जश्न क्या हो सकता है। भूप सिंह का जुलूस हमारे दुश्मन के गांव की हर गली से गुजरना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि नाग सिंह से टकराने का मतलब है चट्टानों से सर टकराना। ठाकुर भूप सिंह की, 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 अरे सुनो। हाँ चाची, ये कैसा जुलूस है? चाची, आपने पहचाना नहीं? आपके पति का कातिल है ना भूप सिंह, उसी का जुलूस है। आज ही जेल से छूट के आया है। ये कैसा इंसाफ है? जिसने मेरे बांग का सिंदूर मिटा दिया, उसके गले में फूलों की माला, इसके गले में तो फांसी का बंधा होना चाहिए था, फांसी का बंधा होना चाहिए था। आज तक ऐसी रस्सी नहीं बनी जो भूप सिंह के लिए फांसी का फंदा बन सके। याद रख, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है। कानून के पंजे से तो बच गया, लेकिन भगवान के पंजे से नहीं बच सकता। एक विधवा की हार तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। तू उससे सख्त से सख्त मरेगा। तेरी लाश को चील और कौवे खा जाएंगे, चील और कौवे। अगर मेरे पैरों में फर्ज की बेड़ियां नहीं पड़ी होती तो मैं इसी वक्त तेरे जीत की जुलूस को अर्थी के जुलूस में बदल देता, लेकिन मैं तुझे तेरे इस घिनौनी हरकत का सिला दिए बगैर जाने नहीं दूंगा। जिस लात से ठोकर मार कर तूने मेरी देवी समान मां का अपमान किया है, उस लात को आज मैं तेरे बदन से ही अलग कर दूंगा।
उसे मारकर फांसी की तख्ते भी चढ़ना चाहते जब हो? सैकड़ों खून करने के बाद इस कमीने को फांसी नहीं हुई तो इस एक खून करने में मुझे फांसी कैसे हो सकती है? लेकिन कानून ने इसे बाइज्जत बरी कर दिया। इसने कानून के बाप को नहीं मारा, मेरे बाप को मारा है। इसने कानून की माँ की बेइज्जती नहीं की है, मेरी माँ की बेइज्जती की है। मैं इसे जिंदा